दोस्तों स्वागत है आपका एक नए फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेके एसएसबी एमपी एचडब्ल्यू एफएमपी एचडब्ल्यू की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। वैकेंसीज कितनी हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू डिवीजनल और कश्मीर डिवीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज के हिसाब से क्या कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपने देखा होगा कि जेके एसएसबी ने जब मेरिट लिस्ट निकाली, जब रिजल्ट निकाला और कैंडिडेट्स का स्कोर जो है वो परसेंटाइल में आया है, तो परसेंटाइल को लेके भी कैंडिडेट्स के मन में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन है कि ये परसेंटेज क्या है, परसेंटाइल क्या है। तो वो पूरे आज हम डाउट्स क्लियर करेंगे और पूरा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी मिल जाएंगे। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पे आप जाके ज़रूर हमें फॉलो करें। और अगर आपका कोई डाउट होता है, क्वेरी होती है, हमें जाके आप वहाँ पे ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक बात है जेके एसएसबी के हेल्थ एग्जाम्स की, आपने देखा कि जो आपका रिजल्ट आया वो परसेंटेज यानी परसेंटाइल में आया है, ना कि परसेंटेज में। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये कन्फ्यूजन है कि भाई ये परसेंटाइल स्कोर क्या है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ रफली। ठीक है, परसेंटेज आप जानते हैं कि परसेंटेज जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं, आप एग्जाम में अपियर हुए तो आपकी परसेंटेज देखी जाती है, कितने आपको टोटल मार्क्स आए आउट ऑफ टोटल। ठीक है, इंटू 100। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, या आप जानते हैं आप 10th में पढ़ते हैं, तो 10th में आपके 400 मार्क्स आए आउट ऑफ 500। फॉर एग्जांपल आपके टोटल मार्क्स कितने आए, 400 आउट ऑफ 500। ठीक है, तो इंटू 100, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज का, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, तो ये होता है, इस तरह से क्रॉस होता है, ये इस तरह से क्रॉस होता है। ठीक है, तो ये बनता है आपका 80%, तो ये बनता है आपका स्कोर 80% यहाँ से। ठीक है, अब परसेंटाइल पे बात करें तो परसेंटाइल क्या होता है दोस्तों, परसेंटाइल होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बियॉन्ड यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 100। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप टॉपर हैं, तो आपके मार्क्स कितने होंगे, मान लीजिए 100 में से आपके 90 मार्क्स हैं। तो अब यहाँ पे आपके आपने 90 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे वो फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप टॉपर हैं, आपका कोई भी एग्जाम है, जैसे कि कोई नॉर्मल एग्जाम ले लीजिए, उसमें कितने कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं, से फॉर एग्जांपल 50 कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं। ठीक है, 50 में से आप जो है वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो टॉपर हैं, और आपके मार्क्स कितने हैं टॉपर के कितने मार्क्स हैं, मान लीजिए 40 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप टॉपर हैं और आपके मार्क्स 40 हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पीछे कितने कैंडिडेट्स होंगे, 49 होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि 49 मतलब ये है आपके पीछे पीछे कितने भी कैंडिडेट्स हैं, 49 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग यू है 50 इंटू 100। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप कैंसिल करेंगे, तो इस तरह से। ठीक है, यहाँ से करेंगे आप 98 परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल, तो इस तरह से आपका 98 परसेंटाइल निकला। तो इसमें और इसमें आसमान ज़मीन का फर्क है दोस्तों। परसेंटेज और परसेंटाइल को आप मिक्स मत कीजिएगा, इस कन्फ्यूजन को आप दूर कीजिएगा। आपका परसेंटेज और परसेंटाइल का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग रहता है, बिल्कुल ही अलग रहता है। यहाँ पे आपने देखा फॉर्मूला इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। तो ये जेके एसएसबी ने इसलिए निकाला है क्योंकि वो मैं आगे आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन होती है, और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होती है वो सारा मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है वो आपका परसेंटाइल में स्कोर निकल के आता है। ठीक है, तो अब पिछली वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया है दोस्तों, जो आपका कट ऑफ होता है मेनली वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। 3 से 4 चीज़ें होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पोस्ट, दूसरा होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड,
तीसरा होता है आपका नॉर्मलाइजेशन, और चौथा होता है आपका लेवल ऑफ पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन, लेवल ऑफ पेपर। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो मान लीजिए आपकी कोई पोस्ट है, फॉर एग्जांपल जिसमें कितनी पोस्टें हैं, 100 पोस्ट हैं, 100 पोस्ट, ठीक है टोटल। कोई ऐसी जॉब है जिसमें 100 पोस्ट टोटल हैं, लेकिन कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए हैं, 50 कैंडिडेट्स। ठीक है, 50 कैंडिडेट्स ने वो एग्जाम दिया, लेकिन 100 पोस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन बहुत कम होगा, वेरी लेस कंपटीशन होगा, और यहाँ पे कट ऑफ क्या ही जाएगा। एक पोस्ट मतलब यानी कि एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट चाहिए, लेकिन 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे एक कैंडिडेट compete कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ कंपटीशन है ही नहीं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यही आपकी 100 पोस्ट है, ठीक है, तो और 1000 कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर करते हैं एग्जाम में। तो इस केस में क्या होता है कि एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट compete कर रहे हैं, 10 कैंडिडेट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल देखिए आप, यानी कि कंपटीशन गोया कि यहाँ से और यहाँ से काफ़ी हाई हो गया। यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट जो है वो compete कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा पोस्ट हैं और कम स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो है वो लो जाता है। लेकिन अगर पोस्ट ही कम है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपका मेरिट जो है वो बहुत हाई जाने का चांस होता है, बहुत ऊपर जाने का चांस होता है। ठीक है, तो आई होप ये पहले 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, नॉर्मलाइजेशन, नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर। ठीक है, फिर होता है आपका नॉर्मलाइजेशन और लेवल ऑफ पेपर। देखिए लेवल ऑफ पेपर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर रहता है जिस फैक्टर की वजह से जो है वो आपका कट ऑफ का एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ पेपर भी कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ का डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, क्योंकि अगर आपका लेवल ऑफ पेपर जो है वो लो है तो आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाने का चांस होता है। ठीक है, अगर आपका पेपर का लेवल जो है वो हाई है तो आपके कट ऑफ का चांस जो है वो लो जाने का चांस रहता है। ठीक है, तो अब वहीं पे निकल के आता है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन दोस्तों मैंने आपसे पिछली वीडियोस में भी कहा है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी होती है, जो भी सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, जॉब्स के एग्ज़ाम होते हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसी जॉब है जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपीयर किया है और बोर्ड को मुश्किल हो रहा है, कंडक्टिंग बॉडी, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी को ये मुश्किल हो रहा है कि कैंडिडेट्स को सारे एक जगह पे हम उनको मैनेज करें, तो इसलिए वो शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ठीक है, मान लीजिए एक दिन में 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, दूसरे दिन में भी 2 शिफ्ट्स का एग्ज़ाम हुआ, तीसरे दिन में भी 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, तो अलग अलग शिफ्ट्स में जो है वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो अब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम करने से क्या होता है कि ऑब्वियसली कोई एक ऐसी शिफ्ट होती है दोस्तों जो आपकी इजी आ जाती है, और कोई ऐसी शिफ्ट आ जाती है दोस्तों, इनमें से मान लीजिए 6-7 शिफ्टों में कोई पेपर हुआ है, 3-4 शिफ्टों में कोई पेपर हुआ है, 5-6 शिफ्टों में कोई पेपर हुआ है, और उन शिफ्ट में से कोई ऐसी अनलकी 1 या 2 शिफ्ट ऐसी आती हैं, या तो एक बहुत ज़्यादा ईजी रहती है और या तो एक बहुत ज़्यादा टफ रहती है, और वही 2 शिफ्ट जो है वो आपकी गड़बड़ करती हैं। अब गड़बड़ कहाँ करती हैं? गड़बड़ वहाँ पे करती हैं जो बाकी कैंडिडेट्स जिन्होंने बाकी शिफ्ट्स में दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डे 1 की मॉर्निंग शिफ्ट है और डे 2 की इवनिंग शिफ्ट। अब ये बहुत बहुत टफ है और ये जो है बहुत इजी है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, क्यों, अब डे 1 में मॉर्निंग भी हुई है, इवनिंग भी हुई है, और डे 2 में मॉर्निंग भी हुई है और इवनिंग भी हुई है, लेकिन जो डे 1 की इवनिंग शिफ्ट है वो उतनी टफ नहीं है, वो नॉर्मल है, और डे 2 की मॉर्निंग शिफ्ट है वो भी नॉर्मल है। ठीक है, वो ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा ईजी है, लेकिन काम खराब कौन कर रही है यहाँ पे, मॉर्निंग शिफ्ट वाली डे 1 की और इवनिंग शिफ्ट वाली डे 2 की, क्योंकि ये वाला ईजी आया है और ये टफ आया है। अब क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा इन चारों शिफ्ट में, मॉर्निंग इवनिंग, तो उन कैंडिडेट्स को जो है वो, अब उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके लिए एग्ज़ाम इजी था, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके लिए एग्ज़ाम टफ था,
और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके लिए एग्ज़ाम ईजी मतलब मॉडरेट था। तो अब JKSSB क्या करती है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी क्या करती है, इस केस में जो है वो आपकी नॉर्मलाइजेशन लगती है। नॉर्मलाइजेशन को दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा है कि नॉर्मलाइजेशन को मैनुअली भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो इसको कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है, प्रोग्रामिंग की हेल्प से जो है वो ये नॉर्मलाइजेशन की जाती है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का मकसद क्या होता है दोस्तों कि सारे कैंडिडेट्स को जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, सो दैट किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जितने भी कैंडिडेट्स ने अपनी तरफ से अपने नॉलेज से एग्जाम में परफॉर्म किया होता है तो उसका हक मिल जाता है, उसको उसका राइट मिल जाता है, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होती है। तो ये नॉर्मलाइजेशन होती है सो दैट किसी के साथ गलत ना हो, तो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है। मतलब एक डे 1 का टफ वाला जो टॉपर है उसको मान लीजिए उसका स्कोर जो है वो 80 है आउट ऑफ 90, और डे 2 का जो इजी वाला शिफ्ट वाला टॉपर है उसने लाया है 90 आउट ऑफ 100। तो अब क्या करेगी, ये 90 और 80 वालों को दोनों को सेम ऐसा प्रोसेस किया जाता है नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से कि एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है इन दोनों को, ऐसा प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन की जाती है ताकि सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, तो ये इस तरह की जाती है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं आपका इन शॉर्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है आपके कट ऑफ को लेके। तो आप स्टेट जंप करते हैं आपकी वैकेंसीज पे और आपके फाइनल कट ऑफ के क्या कट ऑफ जाने वाला है आपके MPHW FMPHW की जो 2021 का कट ऑफ है। तो GMC जम्मू में अगर हम बात करें दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी GMC जम्मू में 9 है। जनरल में 5, SC में 1, ST में 1, RBA में 1, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, ठीक है। फिर अगर हम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ जम्मू में देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 14 है। तो कुल मिला के अगर हम देखें 23 पोस्ट हैं दोस्तों आपके जम्मू डिवीजन में, ठीक है, जम्मू डिवीजन। उसके बाद अगर हम बात करें GMC श्रीनगर की, तो श्रीनगर में दोस्तों अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 19 है। और फिर अगर हम देखें जनरल कैटेगरी में 8, SC में 2, ST कैटेगरी में 2, OSC 1, ALC 1, RBA 2, PSP 1, ठीक है। तो ये कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरीज में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो ANM दाए के लिए 19 है GMC श्रीनगर में। फिर अगर हम बात करें GMC श्रीनगर में बेसिक हेल्थ वर्कर, तो उसका भी एक जो है वो पोस्ट टोटल है। उसके बाद लास्ट पे है हमारी MPHW रियासी में कितनी पोस्ट है टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 पोस्टें टोटल हैं। 3 SC जनरल में है, SC में 2, RBA में 2। तो ये टोटल 7 पोस्ट हैं जो रियासी में है। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ऐड करें 23 + 7 तो ये बनता है आपका 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपके जम्मू डिवीजन में है वो 30 है। फिर अगर हम श्रीनगर की बात करें तो 19 प्लस अगर आप वो करें 20, तो 20 पोस्ट जो है वो आपकी श्रीनगर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिवीजन में है, ठीक है। 20 पोस्टें कश्मीर डिवीजन में हैं और 30 पोस्टें जम्मू डिवीजन में हैं। तो अगर अब आपको मैं बताऊं कि 95 परसेंटाइल से ज़्यादा 95 परसेंटाइल प्लस कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है MPHW के एग्जाम में, ठीक है। तो अब आप मुझे बोलोगे कि सर 95 परसेंटाइल लाया है, ओब्वियसली लाया है। 97% से ज़्यादा 99 परसेंटाइल वाले भी कैंडिडेट्स हैं, 88 परसेंटाइल वाले भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे देखें अगर, तो ऑब्वियसली दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, और कैंडिडेट्स ने बहुत हाई स्कोर किया है, बहुत हाई परसेंटाइल। मैंने आपसे कहा था कि मोर द परसेंटाइल स्कोर मोर चांसेस यू हैव। और मुझे बहुत सारी इतनी क्वेरीज आई, मुझे कैंडिडेट्स ने कहा कि सर मेरा परसेंटाइल 88% है, ANM, JNM, MPHW, फार्मासिस्ट, क्या मेरा कोई चांस है? तो ऐसे केस में अब आप खुद देखें यहाँ पे वैकेंसीज ही कितनी आपको प्रोवाइड की जा रही है, कितनी वैकेंसीज आपको दी जा रही है। और वैकेंसीज के हिसाब से फिर आप देखें, अगर आप देखें PDF आपने देखी कि 5,500-6 हज़ार से ज़्यादा, आई थिंक 7-8 हज़ार वो पेजेस थे। और मान लीजिए एक पेज में ही कोई 15 से 20 कैंडिडेट्स थे। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है।
तो ये दोस्तों इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा बहुत हाई कंपटीशन जाने वाला है। तो अगर मैं इन शॉर्ट कट ऑफ को लेके बात करूं तो दोस्तों आपका 95% प्लस कट ऑफ जाने वाला है। ये गारंटी नहीं है कि 95%, 97% से ज़्यादा ही जाएगा, लेकिन ये गारंटी है मेरी दोस्तों। मैं आप मान लीजिए, मेरी बात ले लीजिए आप कि 95 परसेंटाइल जिसका 95 परसेंटाइल से कम है उसका कोई चांस नहीं है। उसका चांस उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। वहाँ चांस हो सकता है बट उसकी मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता। बट जिसका 95 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर है, ठीक है, MPHW FMPHW के लिए, तो उसका चांस मैं कहूँगा कि हाँ भाई आपका चांस बन रहा है, आपके चांसेस हैं। तो गोया कि मोटा मोटा अगर मैं कहूँ आपको, तो यहाँ पे आपका अगर 95% से परसेंटाइल से ज़्यादा आपने स्कोर किया है तो आप सेफ हैं। ये भी नहीं मैं आपसे कह रहा कि नहीं आपकी होगी 100% सिलेक्शन होगी, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, क्या पता आपकी जितनी वैकेंसीज हैं, जम्मू मान लीजिए जम्मू में 30 वैकेंसीज है, क्या पता है 99 परसेंटाइल वाले ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 99 परसेंटाइल लिया होगा, और 30 उसमें 30 नहीं बल्कि 60-70 बच्चे होंगे, 100 से ज़्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक रीज़न है कि कैंडिडेट्स मान लीजिए पोस्ट अब 30 हैं टोटल, और मैक्सिमम ने क्या किया होगा कि मान लीजिए 30 पोस्ट हैं जम्मू डिवीज़न में, ठीक है। अब 30 पोस्ट जम्मू डिवीज़न में हैं तो मान लीजिए 90 प्लस कैंडिडेट्स ने जो है वो 99 परसेंटाइल स्कोर लाया है, ठीक है। मान लीजिए 99% परसेंटाइल स्कोर जो है वो कैंडिडेट्स को आया है और वही टॉपर हैं और उनका स्कोर सेम है, लेकिन कितने हैं, मान लीजिए 90 प्लस कैंडिडेट्स हैं लेकिन पोस्टें कितनी हैं, 30। अब इस केस में JKSSB क्या करेगी, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे। आपका एज फैक्टर देखा जाएगा, आपका सीनियरिटी देखा जाएगा। अगर आप उन 90 कैंडिडेट्स में सबसे सीनियर मोस्ट हैं, ठीक है, सबसे सीनियर मोस्ट हैं, अब है क्या, आपका स्कोर सबका सेम है, सबका सेम स्कोर है, लेकिन अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, आपका एज जो है वो सबसे हाईएस्ट है, तो ओब्वियसली सबसे पहले JKSSB आपको पिक करेगी, आप सिलेक्ट। उसके बाद दूसरे को उठाया जाएगा, उस दूसरे का देखा जाएगा कि सबसे छोटा है तो उसको बेचारे को साइड पे रख दिया जाएगा। फिर अगर देखा जाएगा नेक्स्ट बंदा कौन है, उसकी एज क्या है, तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि एज का प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर आपका एज फैक्टर रहता है, यहाँ पे आपकी एज का टाई होता है, और एज वाले जिनकी ज़्यादा एज होती है उनको ही जो है सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स के लिए का टाई हो रहा है एग्ज़ाम के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने 95 स्कोर किया है, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स ने, लेकिन उनको वैकेंसी एक ही है, तो वहाँ पे जो है वो सीनियर को लिया जाएगा, जो एज में बड़ा है उसी को लिया जाएगा और उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकता है, गारंटी नहीं है। मैंने आपसे कहा है पिछली वीडियोस में भी कि श्योरिटी नहीं होती कि यही कट ऑफ जाए, बट हाँ एक्सपेक्टेड यही होता है कि इससे ज़्यादा ही जा सकता है, इससे कम नहीं जा सकता है। क्योंकि आपने देखा पिछली वीडियोस में मैंने बहुत कम कट ऑफ दिया था, 70 प्लस 75 प्लस दिया था, लेकिन फिर जब मैंने रिज़ल्ट देखा, कैंडिडेट्स का स्कोर देखा, तो उसने मेरी आंखें खोल दी और आई रियलाइज्ड कि लिटरली ये कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, ये ख़तरनाक कंपटीशन जो है वो होने वाला है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने 95 प्लस स्कोर किया है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप सेफ़ हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, जो मैं आपसे शेयर करना